बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज 27 अप्रैल 2020 पीर का दिन। आज सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करूंगा उन तमाम लोगों का जो मुझे ट्विटर पे फॉलो करते हैं। आज मेरे 21,000 ट्विटर फॉलोअर्स कंप्लीट हुए हैं। मैं सबका थैंक्स कहता हूं जो मुझे ट्विटर पे फॉलो करते हैं। इसके साथ साथ बहुत ज़्यादा कमेंट्स भी आते हैं। कुछ कमेंट्स बहुत अच्छे होते हैं, कुछ कमेंट्स जो है वो हम उसको पढ़ भी नहीं सकते। चलिए उन पे बात नहीं करते। इसके साथ साथ मैं जो कल हामिद मीर साहब की 20 बिग झूठ वाली जो मैंने वीडियो अपलोड की थी, अभी तो बहुत वीडियोस अभी पड़ी हैं जो अपलोड करने वाली हैं, तो वो 212 टाइम 212 टाइम वो शेयर हुई है, जो कि डिफरेंट चैनल्स पे शेयर हुई है ट्विटर के ऊपर। इसके साथ साथ जो कल वाली जो वीडियो थी, मैंने जो मंसूर अली खान साहब हैं, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो मैं उनकी भी अभी मैं करूँगा, मैंने उनके ट्विटर्स पे उनको मैंने जो है वो लिंक शेयर किया उनकी जो ट्विटर अकाउंट के ऊपर, तो उन्होंने आगे से आंसर भी लिखा फेक। तो मैं यही कहना चाहूँगा मंसूर अली खान साहब को कि फ़ेक है या ठीक है, थोड़ा सा वेट करें। मैं आपकी वीडियो लेके आ रहा हूँ और फिर देखते हैं, फिर ये फ़ैसला हम अपने नाज़रीन पे और बाकी दोस्तों पे छोड़ते हैं कि मैं क्या कह रहा हूँ। तो थोड़ा सा वेट कर लीजिए, हामिद मीर साहब के पास आपकी बारी है। आज मैं वीडियो तो वही करने वाला था जो मेरे पास बहुत ज़्यादा स्टफ़ है, जो दोस्तों ने बहुत ज़्यादा लाइक भी की, जो कि मीडिया के झूठ के बारे में, जो कि मैंने कल हामिद मीर से स्टार्ट किया था। आज मेरी इसके बाद वही वीडियो होगी, मैं वही करना चाह रहा था, लेकिन क्योंकि आज बहुत बड़ी अहम तब्दीली हुई है पाकिस्तानी जो है वो कैबिनेट में, गवर्नमेंट में, कि उन्होंने फिरदौस आशिक अवान साहबा को चेंज किया है। तो मेरे ख्याल में बहुत सारे दोस्तों ने मुझे टेक्स्ट किया कि उनको क्यों चेंज किया गया है, क्या रीज़न थी। तो आप ज़रूर इस पे एक वीडियो करें और आज ही वीडियो करें, ताकि हमें थोड़ा सा अंदाज़ा हो कि ये ऐसी तब्दीली इस टाइम जब कोरोना का भी और बहुत सारे सिलसिले चल रहे हैं, तो ऐसी तब्दीली क्यों की गई है। तो मैंने कहा चले मैं एक छोटी सी वीडियो जो रीज़न्स जो मेरे जहन में थी, क्योंकि काफ़ी चीज़ें बहुत दिनों से चल रही थी, तो मैंने कहा चले मैं इस पर एक छोटी सी वीडियो आपको मैं कर देता हूँ। उसके बाद फिर दोबारा उसी जो हमारा सिलसिला है झूठ वाला, उसी पे हम चलेंगे। तो जो फिरदौस आशिक अवान वाला जो मामला है, इनको चेंज किया गया है और इनको जो वजारत दी गई है शिबली फराज साहब को। उसके साथ साथ जो प्राइम मिनिस्टर के मावने खसूसी होंगे वो आसम सलीम बाजवा साहब होंगे। आसम सलीम बाजवा साहब एक बड़ा अननोन, आप सब जानते हैं उनको, जनरल रहील शरीफ के दौर में वो DGISPR थे। बहुत अच्छे तरीके से इन्होंने बहुत तरीक़ों से हैंडल किया DGISPR को। सबसे बड़ी बात जो DGISPR का अदारा जो है, जो जिसकी गूंज इंडिया में हमें सुनाई देती है कि वो इस अदारे से बहुत ज़्यादा डरते हैं। कश्मीर के मामले को जिस तरह इस अदारे ने हाईलाइट किया, बाकी सब चीज़ों को, तो इंडिया वाले बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि हमारा ISPR अदारा है क्या। तो इसकी बात गश्त तो बहुत दिनों से थी। कल भी मेरी एक बात हुई, हमारे एक यूट्यूबर दोस्त है उनके साथ इस्लामाबाद में, तो उन्होंने भी ये बात कही, लेकिन क्योंकि बात झूठ वाला चल रहा था तो हम इस पे बात नहीं कर सके। इसकी बात गश्त इस लिहाज से भी थी कि एक मीटिंग हुई जो है फरवरी के मिड में, जिसमें 28 अरब अखबारात को इश्तिहारात दिए गए। जो बकाया जात थे, जो इश्तिहारात थे, वो 20 अरब रुपए के अखबारात को इश्तिहारात दिए गए थे। उसका इजलास हुआ, तो उस इजलास को चेयर किया था शफकत महमूद साहब ने। हालांकि ये मीडिया का मामला था और इसको चेयर करने चाहिए था फिरदौस आशिक अवान साहबा को। तो वहाँ पे हमारे एक बड़े सीनियर दोस्त हैं, साफ़ी हैं, SK न्याजी साहब, जो रोज़ TV में काम करते हैं, उन्होंने अपना कॉलम भी लिखा था। और वो मैंने कॉलम शायद यहाँ पे तो मैंने नहीं बताया, मैंने वो कॉलम पढ़ा था, तो उन्होंने लिखा था कि बहुत जल्द मुझे लगता है कि फिरदौस अवान साहब को चेंज कर दिया जाएगा, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर का उन पर एतमाद अब कम होता जा रहा है। तो अभी हम उस पर थोड़े से अवामल जो हैं कि वो क्यों चेंज हुई, उस पर हम बात कर लेते हैं। एक बात मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि इमरान खान साहब मारते इधर की हैं, दिखाते इधर की हैं, मारते उधर की हैं। इमरान खान साहब का अब कोई पता नहीं होता कि वो क्या करने वाले हैं। हम जितना उनको सादा समझते हैं, वो इतने सादा है नहीं। उनका बहुत अच्छा कंट्रोल है गवर्नमेंट पे, उनका बहुत अच्छा कंट्रोल है अपनी कैबिनेट पे, काबीना पे, और बाकी चीज़ों पे। तो ये चीज़ जो लोग समझते हैं कि वो बहुत सादा हैं, तो ऐसा नहीं है। जिस तरह उन्होंने इस मिनिस्ट्री को चेंज किया है, ये एक आम मिनिस्ट्री नहीं थी। इसका मतलब है कि वो हर चीज़ पे नज़र रखते हैं कि क्या कुछ हो रहा है मेरे नीचे और क्या कुछ चल रहा है। उसके बाद बात करते हैं कि ये चेंज क्यों हुआ।
उसमें 2-3 चीज़ें हैं जो मेरे ख़्याल में जो सबसे वाज़ेह हैं, मैं उन पे बात करना चाहूँगा। एक तो ये है कि फ़िरदौस आशिक़ अवान साहबा जो 3-3 4-4 घंटे की प्रेस कॉन्फ्रेंस करती थी, लेकिन उसका कोई इम्पैक्ट कुछ नहीं होता था, उसका कोई रद्द-ए-अमल कोई नहीं आता था। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस से कोई बंचाल कोई नहीं आता था, उसमें कोई अपोज़िशन उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के मुकाबले में कोई अपोज़िशन कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करती नहीं थी। कोई ऐसी अच्छी स्टोरी कभी भी फ़िरदौस आशिक़ अवान साहबा लेकर नहीं आई थी जो कि एज ए जो है फोकल पर्सन, जो गवर्नमेंट का फोकल पर्सन हो, गवर्नमेंट का नुमाइंदा, उसको लेके आनी चाहिए थी। तो उन 3 से 4 घंटे प्रेस कॉन्फ्रेंस का कोई भी रिजल्ट नहीं निकलता। इस सिलसिले में आप फवाद चौधरी साहब को जानते हैं कि वो 15 मिनट की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करते तो एक भंचाल आता था, उसके मुकाबले में 3 से 4 प्रेस कॉन्फ्रेंस ज़रूर होती थी। तो ये बात हमें फवाद चौधरी साहब की ज़रूर माननी पड़ेगी। उसके बाद हम बात करते हैं कि जो फेक न्यूज़ इतनी आई पिछले दिनों में, जब से फ़िरदौस अवान साहबा है, बहुत ज़्यादा फेक न्यूज़ आई, मीडिया पे आई, लेकिन किसी पे भी कोई रद्द अमल फ़िरदौस आशिक़ अवान साहबा नहीं देती थी। उन्होंने कोई भी किसी चीज़ पे रद्द अमल या कोई भी उसका इम्पैक्ट लेके उस पर कोई भी रिएक्ट नहीं करती थी। इवन वो पैमरा को भी बहुत ज़्यादा फॉल करने में बहुत ज़्यादा नाकाम रही थी। तो ये भी एक मेरे ख्याल में मामला था कि वो कोई भी फेक न्यूज़ को रोकने में कामयाब नहीं हुई थी। फिर तीसरी बात ये थी कि वो मीडिया एंकर से ताल्लुकात उनके बहुत अच्छे थे। वो हर वक्त कोई ना कोई मीडिया के किसी न किसी सेशन में, किसी न किसी प्रोग्राम में बैठी नज़र आती थी। वो एंकर के ताल्लुकात में काफ़ी ज़्यादा आगे जा चुकी थी। वो हमेशा एंकर्स को पीएम के आगे बैठाना चाहती थी, और बहुत दफ़ा वो जितनी दफ़ा भी एंकर्स को वो लेकर आई हैं, वो एंकर्स जो कि ख़ास ग्रुप पर, ख़ास नुमाइंदा और ख़ास एजेंडे पे काम करते हैं, उन्हीं एंकर्स को उठाने वाली और पीएम के सामने लाने वाली यही फ़िरदौस आशिक़ अवान साहबा थी। और आप जानते हैं कि 1-2 दफ़ा थोड़ा सा मिसबिहेव भी हुआ पीएम की प्रेस कॉन्फ्रेंस में। कुछ लोगों ने कुछ क्वेश्चंस के बाद कुछ ऐसी बातें की, ये भी आप बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं पीटीवी और जो गवर्नमेंट के अंडर ब्रॉडकास्टिंग अदारे हैं, उनमें अभी तक कोई भी तब्दीली नहीं हुई। पीटीवी को अगर देखा जाए तो पिछले 1.5 साल में कोई भी पीटीवी ने इन्वेस्टिगेशन रिपोर्टिंग नहीं की, कोई भी इन्वेस्टिगेशन, हमें कोई डॉक्यूमेंट्री नहीं दी, कोई टूरिज्म पे कोई बात नहीं की। मैं नहीं समझता कि पीटीवी में पिछले 1.5 से 2 सालों में एक भी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्टिंग आई हो, कोई ऐसी स्टोरी आई हो, कोई ऐसा क्लिप हो जो वायरल हुआ हो सोशल मीडिया पे, कोई ऐसा क्लिप हो जो वायरल हो पे ट्विटर पे, यूट्यूब पे, कुछ भी ऐसा। हम सारा दिन हम सारे चैनल्स के क्लिप्स उठा के वायरल करते हैं, हम देखते हैं, सोशल मीडिया पे देखते हैं, हम फेसबुक पे देखते हैं, व्हाट्सएप पे देखते हैं, लेकिन कभी आपने देखा है कि पीटीवी का कोई क्लिप ऐसा वायरल हुआ हो जो हमने देखा हो? तो ये भी एक बहुत बड़ी बात थी। पीटीवी बेसिकली अवाम के टैक्सों पे चलता है, और आपको शायद ये पता है कि पाकिस्तानी अवाम बिजली के बिलों में पीटीवी का टैक्स देती है। हर बिजली का बिल है उसमें पीटीवी के लिए पैसे जाते हैं। तो लेकिन उस पीटीवी की कारकर्दगी ज़ीरो बराबर ज़ीरो है हमेशा, अगर देखा जाए तो। ये भी एक मेरे ख्याल में ख़ास रीज़न थी इनको हटाने की वजह से। उसके बाद हमारे पीटीवी, एपीपी, रेडियो पाकिस्तान और पीआईडी, ये 4 बिग अदारे हैं जो गवर्नमेंट के अंदर काम करते हैं ब्रॉडकास्टिंग के लिहाज से। लेकिन अगर देखा जाए तो जो बाकी मीडिया, उसके 10 बड़े चैनल्स में उतनी तादाद में मुलाजमीन नहीं है जितने इन 4 अदारों में मुलाजमीन है, लेकिन इन सब की कारकर्दगी ज़ीरो है। इनमें किसी भी किस्म की तब्दीली नहीं आई। ये भी एक रीज़न हो सकती है उनको हटाए जाने की वजह से। लेकिन अब पीटीवी में मैंने आज ही जब इस बात पे बात हो रही थी, तो मैंने अपने कुछ दोस्तों से, नमूद मुस्लिम साहब होते हैं पीटीवी में, बड़े अच्छे मेरे साथ जना अखबार में रहे, ख़बरें में रहे, बहुत मेरे साथ उन्होंने टाइम स्पेंड किया। हम कुछ डॉक्यूमेंट्रीज़ पे भी काम करते रहे। तो जब वो पीटीवी में होते हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, जब मैंने उनसे बात की तो उन्होंने बताया कि पीटीवी में काफ़ी कुछ लोग नए भी आ रहे हैं, अभी एडवर्टाइजिंग हुई है जो। उसके बाद अगर देखा जाए तो मैंने आज जब पीटीवी का यूट्यूब चैनल चेक किया, मैं उस पर गया क्योंकि मैं स्टोरी पे काम कर रहा था। तो पहली दफ़ा जो अर्तुगाल ड्रामा 2 दिन पहले स्टार्ट हुआ, जो उसके प्रोमो पे जितने फॉलोअर्स आए हैं वो आज तक पीटीवी की हिस्ट्री में आज तक उस पीटीवी के यूट्यूब चैनल पे फॉलोअर्स नहीं हैं, जितने सिर्फ एक अर्तुगाल ड्रामा के प्रोमो पे आए हैं। तो इट्स मीन कि पीटीवी भी कोई ऐसी चीज़ नहीं दे रहा जिसको देखी जा सके, जस्ट कि अभी जो ड्रामा स्टार्ट हो रहा है। उसके बाद मैं यही समझता हूँ कि अगर ये फेक न्यूज़ नहीं रुकती, अगर ये पैमरा हमारा एक्टिव नहीं होता, अगर पीटीवी बेहतर नहीं होता, अगर बाकी ब्रॉडकास्टिंग अदारे बेहतर नहीं होते, तो फिर ये जो तब्दीली की गई है ये भी बेनाम तब्दीली होगी। इसमें भी तब्दीली में कोई मेरे ख्याल में कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। दोबारा हम बात करते हैं
जो लोग आए हैं इसके ऊपर शिबली फराज का नाम भी बहुत अच्छे तरीके से जाना जाता है और बहुत अच्छे लोगों में शिबली फराज का नाम जाना जाता है। सेनेट में होते हैं और सेनेट की कार्रवाई जो उनकी एक सादा दिली और बड़े अच्छे तरीके से वो रन करते हैं, उसके लिहाज से भी उनको बड़ी इज्जत की निगाह से देखा जाता है। उसके बाद जो आसम सलीम बाजवा साहब हैं, ये मैंने जैसे आपको बताया कि ISPR से आए हैं। उन्होंने बहुत अच्छा एक टाइम स्पेंड किया जो है जब राहील शरीफ साहब के दौर में, तो मेरे ख्याल में उनकी आने की वजह से कश्मीर का मामला, कश्मीर का इशू अब दोबारा ऊपर आएगा और दोबारा अच्छे तरीके से हाईलाइट होगा। फिर अगर देखा जाए तो जो लोग कहते थे कि सिविल मिलिट्री जो तल्लुकात हैं वो बहुत ख़राब हो चुके हैं, उनमें दरारें आ चुकी हैं, लेकिन मेरे ख्याल में जब अगर आसम सलीम बाजवा साहब दोबारा इस पोस्ट पे आए हैं मिलिट्री से, चाहे वो एक्स थे लेकिन मिलिट्री से दोबारा आए, तो इससे आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि इतने अच्छे तल्लुकात अभी भी सिविल मिलिट्री के हैं। एक और बात जो कि पहले रिपोर्ट नहीं हुई थी, एक दो दफ़ा पहले भी मेरे जिक्र में आई, लेकिन आज मुझे वो दोबारा खन की तो मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा कि दिसंबर में लोगों को भर्ती किया गया था PID में, और PID में बगैर एडवर्टाइजिंग में लोगों को भर्ती किया गया था, और ये तमाम भर्ती अपने मनपसंद लोगों को किया गया था। ये फरदौस आशिक अवान साहब की तरफ से, अवान साहबा की तरफ से सॉरी, लेकिन फिर दिसंबर में ही प्राइम मिनिस्टर ने ये भर्ती को, इन तमाम भर्तियों को खारिज कर दिया था, और जितने भी लोग भर्ती किए गए थे उनको फारिग कर दिया गया था। अभी ये भी एक इम्पैक्ट हो सकता है इनको चेंज करने में। अभी ये दोबारा एडवर्टाइजिंग आई है और तमाम लोगों को मेरिट पे भर्ती किया जा रहा है। ये एडवर्टाइजिंग मार्च के महीने में तमाम न्यूज़ चैनल्स पे अभी हुई है। एक ये तो था, मैंने कुछ 3-4 चीज़ें बताई हैं उनके लिहाज से, फरदौस आशिक अवान साहबा के लिहाज से। अभी हम मैं जो क्योंकि आज मैंने काफ़ी ज़्यादा काम किया कि झूठ को सच और सच को झूठ जो है वो कौन बनाता है, क्योंकि झूठ पे बात हो रही है, कौन बनाता है हमारे मीडिया चैनल्स पे। तो फिर मैंने उन जो हमारे न्यूज़ एंकर्स थे जो आजकल नहीं है टीवी के ऊपर, मैंने उन सबको निकाला। मैं एक एक चैनल पे और एक एक चीज़ पे और उनकी तमाम हिस्ट्रीज में गया। तो मैं कोशिश करूंगा कि हर 3 से 4 मिनट हर वो एंकर जो आजकल बेरोजगार है उस पर मैं बात करूं कि उसको किस वजह से निकाला गया और वो क्यों बेरोजगार है और आजकल वो क्यों घर में बैठा हुआ है। सबसे पहले मैं सिर्फ उनके नाम अभी ले लेता हूं, लेकिन इनकी डिटेल, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी होती जा रही है, उनकी डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। सबसे पहले रऊफ क्लासरा साहब जो आजकल घर में है, आमिर मतीन साहब, तलत हुसैन साहब और डॉक्टर दानिश साहब जो रिसेंटली अपने घर पे गए हैं। हम देखेंगे कि उनको नौकरी क्यों नहीं मिल रही और वो नौकरी क्यों नहीं कर रहे और आजकल वो क्यों बेरोजगार हैं। उसके बाद मतीउल्लाह जान, सतार खान, अदरीस तौहीद, मुर्तज़ा सोलंकी भी हम देखेंगे कि वो बेरोज़गारी के दिनों में क्या कर रहे हैं और उनके क्या शुगल चल रहे हैं। इनके ये यूट्यूब पे तो ज़रूर हैं, लेकिन और ये क्यों बेरोज़गार हुए इन पे भी बात होगी। उसके बाद जावेद इकबाल, अहमद कुरैशी, फरहान शब्बीर, PJ मीर, हम इनको भी देखेंगे कि वो किन हालात में है और उनके साथ क्या हुआ है और वो क्यों अपनी नौकरियों से उनको हाथ धोना पड़ गया, क्या वो भी सच के साथ थे कि वो झूठ के साथ थे। उसके बाद सलीम बुखारी, जावेद मलिक, मुबशर लुकमान जो आजकल आप नज़र आते हैं आपको यूट्यूब पे, अब वो भी हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि अब वो शो क्यों नहीं कर रहे और उनके मामलात जो है वो क्या थे चैनल्स के साथ और अभी उनके मामलात क्या चल रहे हैं डिफरेंट चैनल्स के साथ जिनके साथ अभी इंगेज हैं, ये वो जाने वाले हैं। उसके साथ साथ हमारी कुछ ख़वातीन एंकर्स हैं, उनको भी मैंने आज खंगाला, मैंने निकाला कि वो क्यों गई चैनल्स के ऊपर, क्योंकि मैं स्टोरी पे मैं कहता हूँ कि मुकम्मल तौर पे इस पर मैं काम कर सकूँ, जिसमें फ़ायदा दाऊद हैं, जासमीन मंसूर है, जिसमें सना तारिक हैं, जिसमें पारिस जहाँजेब है, जिसमें निदा समीर हैं। तो हम देखेंगे कि ये जो ख़वातीन एंकर हैं ये भी पर्दा स्क्रीन से क्यों गायब हो गई हैं और इनकी भी क्या रीज़न है। इसके साथ साथ महरीन सबतीन है, शफक हिरा है, आसमा चौधरी हैं, कतरीना हुसैन है, सना बुच्चा है जो कि काफ़ी अर्सा पहले टीवी को छोड़ चुकी थी। तो ये भी हम देखेंगे कि ये आजकल क्या कुछ कर रही हैं और इनके क्या काम है और क्या शुगल है, या इन्होंने कुछ मीडिया के साथ रेलेवेंट हैं या नहीं है, ये लेकिन ये मीडिया छोड़ के क्यों गई हैं, इनको निकाला गया। ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह ताला मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा और बड़ी डिटेल के साथ। अब और इसके साथ साथ हमर वीर वाली जो बाकी वीडियो हैं वो भी मैं आप इंशाल्लाह अभी थोड़ी देर तक वीडियो अपलोड करूँगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।